तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का कंसेप्ट क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज जो स्पीड ऑफ प्लैनेट्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई सन का चक्कर 1 साल में काटता है, कोई मरकरी की तरह बहुत जल्दी काट लेता है, कोई मंगल की तरह 1.5 साल में काटता है, कोई जुपिटर की तरह। जुपिटर कहाँ पर है? यहाँ पे ये रहा जुपिटर। जुपिटर और सैटर्न ये रहे। कोई जुपिटर की तरह बहुत धीरे काटता है, राइट? 12 साल में काटता है, 1 साल लगता है चक्कर काटने में। सैटर्न को 30 साल लगते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली 29.5 ईयर्स है, बट अप्रोक्सीमेटली हम कर लेते हैं तो 30 ईयर्स ही मानते हैं उसको हम। बिकॉज मोटा मोटी 30, कई बार उससे ज्यादा भी। देखो इसको कैसे समझो, 30 को हम डिवाइड बाय 12 करेंगे, 12 जोडियक साइंस, तो कितना आएगा? 2.5 ईयर्स आएगा। लेकिन कभी भी अगर तुम रियल लाइफ देखोगे प्रोग्रेशन, जैसे इस साल सैटर्न केप्रिकॉर्न में करीब करीब 3.5 साल रहा है। ठीक ठीक है। 2020 में आया था आई थिंक जनवरी में वो केप्रिकॉर्न में, और अभी तक केप्रिकॉर्न में ही है। तो एक्वेरियस में वो आया था, तो टेक्निकल 2.5 साल में वो एक्वेरियस में आ चुका है एक्चुअली में। लेकिन वो अर्थ के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। तो हमें हमसे मतलब है। और लाइफ किस पर डिपेंड करती है? मैंने बताया था कि लाइफ क्या है एज पर शंकराचार्य? माया। तो माया का मतलब क्या होता है? परसेप्टिव रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है। तो परसेप्टिव रियलिटी का मतलब क्या है? हमें क्या लगता है। तो हमें क्या लगता है भाई साहब, उसके लिए हमें अर्थ पे आना पड़ेगा। तो हम अर्थ पे आ लेते हैं। अब ये अर्थ पे आ गए अपन। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या बन गया? अर्थ। जब मैं अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के जीवन देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि भाई सन हमारा चक्कर काट रहा है, हम तो वहीं के वहीं हैं। ये हो गया वीनस, ये होगा मरकरी, मार्स भी यहीं के होगा, मार्स ज्यादा दूर नहीं आ सकता। मेरा मून जो बहुत ही फास्ट घूम रहा है। और ये जो ब्राइट पर्पल तुम लाइन देख रहे हो, किसका पाथ है? ये सन का पाथ है। और नीचे जो पतली व्हाइट लाइट है, ये मून का पाथ है। इसको और पीछे कर देता हूँ मैं, तो मैं मून भी दिख जाएगा। खैर, ये हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? अर्थ के पर्सपेक्टिव से। हम अर्थ पे रहते हैं। अब गेम बदल जाएगा। अब क्या होगा? अब चलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिव मोशन। सो नाउ इन रियल लाइफ, बिकॉज अर्थ 1 साल में चक्कर काटता है सन का, और जुपिटर 12 साल में। यानी अर्थ की स्पीड कितनी तेज है? 12 टाइम्स मोर देन जुपिटर्स स्पीड। तो हर 1 साल में एटलीस्ट एक बार तो अर्थ जुपिटर को ओवरटेक करेगा ना। अगर पार्क में बूढ़े अंकल धीरे चलते हैं और हम तेज चलते हैं, तो जो पार्क के हम चक्कर काटते हैं, जो उनका सर्किट होता है उसमें चक्कर काटते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम अंकल को तो ओवरटेक कर ही लेंगे हर राउंड में, राइट? और जब भी हम किसी को ओवरटेक करते हैं तो क्या लगता है? हमारे हमारे रिस्पेक्ट में क्या लगता है कि वो आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे ट्रेन में होता है, जब ट्रेन में तुम बैठे हो, पास वाली गाड़ी चल जाए, तुम्हें लगता है हमारी गाड़ी चल गई। वो आभास होता है, वो टेंशन होता है, वो स्ट्रेस डेवलप होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस नो बोलते रहना है, मुझे पता पड़ता है यस सर। कि सुन रहे हो कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अब उसको और आगे समझते हैं। ऐसे ही सैटर्न, उसको भी अपन करते रहते हैं। मरकरी, मार्स, सब में होता रहता है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो एक बार। हाँ, तो अगेन कमिंग बैक, सॉरी। अपन थे अर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी, जहां पर भी रिलेटिव जो स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड सन है हमारा, क्योंकि उसमें अंतर आता रहता है बार बार, इसीलिए हर प्लैनेट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेट्रो हो ही जाता है कभी ना कभी। कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा।
फॉर एग्जाम्पल मरकरी बहुत तेज घूमता है तो अर्थ को वो ओवरटेक कर लेता है और उसकी स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए मरकरी आपको साल में एटलीस्ट 2-3 बार रेट्रोग्रेड मिल जाएगा। जुपिटर सैटर्न बड़े प्लैनेट्स हैं, उनको ओवरटेक करने में हमें 1 साल लग जाता है, इसे जनरली 1 साल में हर साल एक अराउंड तुम्हें पर्टिकुलर टाइम पे जुपिटर सैटर्न रेट्रो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। और वो एक ही बार रेट्रो होते हैं साल में, जुपिटर सैटर्न। मरकरी तुम्हें रेट्रो मिलता रहेगा बार बार। वीनस भी रेट्रो होता है, वो भी साल में करीब करीब साल 1.5 साल में एक बार रेट्रो हो जाता है। मंगल भी रेट्रो 26 महीने में एक बार हो जाता है, वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा अलग से। बट इन जनरल रेट्रो का सिंपल कंसेप्ट क्या है, जब हमारे रिस्पेक्ट में प्लैनेट हम जब ओवरटेक कर जाएंगे तो हम क्या लगेगा, उल्टा घूम रहे। पीछे उल्टा घूम रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन क्या देखते हैं, अभी अभी अगस्त में ये हो गया, मार्स रेट्रो कब हुआ था यार, अक्टूबर में हुआ है ना। अक्टूबर एंड। पाइसेस मार्स जेमिनाई में हुआ ना, जेमिनाई में। तो 30th को हुआ था, आई थिंक 30th अक्टूबर। ओके, ये देखो मार्स, देखो यहाँ पे शेल टाइप घूम रहा है 28 28। अब यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होने लगेगी। सो आई हैव अ क्वेश्चन। मतलब इस पे मुझे बहुत कंफ्यूजन है, मैंने ढूंढने की भी कोशिश करी है बट कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी आता नहीं कभी नहीं आता। कोई बात नहीं, पूछो। सपोज जैसे हम चार्ट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, हाँ अगर किसी के लाइक हाउ डू यू सी इट, किसी के अगर ऑलरेडी रेट्रो प्लैनेट्स हो और अगर इस टाइम एनवायरनमेंट में भी प्लैनेट्स रेट्रो हैं, तो क्या उसका इफेक्ट ज्यादा वर्स हो जाता है? लाइक आई थिंक यू आल्सो हैड पोस्टेड समथिंग लाइक दिस, या फिर हम कहेंगे उसका वो प्लैनेट सीधा हो जाता है, लाइक एक लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, आप वो कैसे देखोगे? एप्लीकेशन पार्ट पे भी हम आएंगे जब हम व्हेन वी विल डिस्कस कुंडलीज। पहले एक बार एस्ट्रोनॉमिकल समझ लेते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल पे आएंगे। अच्छा चलो, ओके ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 19 अक्टूबर के आगे ये आगे जा रहा है, क्योंकि ये रेट्रो होने वाला है 30 तारीख के अराउंड, इसकी स्पीड स्लो हो गई है अब। फिर जब ये स्लो होगा सीधे पीछे मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी होएगा पहले। अब ये स्टेशनरी हो गया है और अब ये पीछे जाने लगेगा। कैन यू से, देख रहे हो पीछे जा रहा है, अब देखो पीछे जा रहा है, सब आगे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहा है। मार्स टॉरस में गया, टॉरस में गया, कब तक रहेगा, 12 जनवरी तक। अब 12 जनवरी तक देखो रुक गया और फिर आगे आने लग गया, है ना। यस सर। इसी को हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, दैट इज इट। अगर कोई तुम्हें बोले कि ओरिजिनली तो रेट्रो कोई प्लैनेट होता नहीं है, वो तो हमें लगता है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्यों पड़ेगा, वो इन्फ्लुएंस उसका इसलिए पड़ेगा बिकॉज हमारी लाइफ किस पर चलती है, परसेप्टिव रियलिटी पे। फॉर एग्जांपल सन, वो पूरब से उगता है पर एक्चुअली में कभी पूरब से नहीं उगता है। हमें जो स्टार्स भी आकाश में दिखते हैं एक्चुअली वो भी भ्रम है, वो भी इल्यूजन है। तुम्हें जो स्टार दिख रहा है, कोई आज अगर मान लो हबल टेलीस्कोप कोई फोटो खींच रहा है किसी गैलेक्सी की, 20 लाख लाइट ईयर्स अवे दूर है। 1 लाइट ईयर का क्या मतलब होता है कि वहां से अगर लाइट निकली तो मेरी आंखों तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, 1 साल। अगर कोई 20 लाख साल दूर है तो यानी 20 लाख साल पहले जो लाइट चली होगी वो मुझे 20 लाख साल के बाद मेरी आंखों पे पड़ेगी और तब मुझे उसकी इमेज दिखेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इमेज, लाइट, राइट। यानी तुम आकाश में जो कुछ भी देख रहे हो आज भी, वो एक्चुअलिटी नहीं है। हो सकता है वो स्टार अब खत्म हो चुका हो 20 लाख साल में, मान लेते हैं उनकी शाख खत्म हो गया, उसकी उम्र ही थी मान लो 5 लाख साल 10 लाख साल, वो पैदा हुआ, उसने रोशनी दी, वो मर गया। हो सकता है वो आज मर चुका हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास तो लाइट आ रही है वहां से। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो जो दिखता है वो बिकता है, ये नियम है ज्योतिष का, ठीक है। और वही यहाँ पे हम लगा रहे हैं। हमें क्या दिखता है, सूरज पूरब से उगता है, रियलिटी में कहाँ है, सेंटर में बैठा हुआ है। कभी वो राइज नहीं करता, कभी वो सेट नहीं होता है, क्या मतलब है उससे। मेरा लाइफ तो बंधा हुआ है ना इससे कि पूरब में उगता है। आम आदमी को जब नहीं पता था कि सन सेंटर में, तब भी हम जीवन जी रहे थे। लेकिन जब हमें नॉलेज हुई, when we went beyond the concept of perceptive reality and when we found the actual reality, तो उसका हम और भी लाभ उठा पाए।
और जो परसेप्टिव रियलिटी के बियॉन्ड देख लेता है उसी को हम विजडम बोलते हैं, उसी को तीसरी आंख बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज और रेफरेंस पॉइंट टूट गया अब आपका, अब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच गए हो। जब आप अर्थ से बाहर निकल के स्पेस में से देखोगे तो देखोगे शिट कुछ और ही हो रहा है, संतु सेंटर में बैठा हुआ है, ये तो भ्रम था। अब मेरा जीवन किससे बंधा हुआ था? एक भ्रम से बंधा हुआ है। और क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी क्या करता है? वो परसेप्शन पे जीता है, जो दिखता है उसी को मान लेता है, उसी को हम कॉमन मैन बोलते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ेगा किसी भी एक चीज पे, और उनमें से जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ में आता है कि मोस्ट लॉजिकल है, मोस्ट रैशनल है, जिससे उसके लाइफ में कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसको मानता है। इसीलिए हर किसी को क्या पढ़ना चाहिए? फिलोसफी। क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज व्हेन यू रीड फिलोसफी ऑफ लाइफ आपको जीवन जीने का ढंग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल राम की फिलोसफी क्या है? अगर फादर ने बोल दिया कि वनवास जाना तो जाना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फादर मदर सबसे ऊपर है, ये राम की फिलोसफी है। ठीक है, कृष्ण की फिलोसफी कुछ और है, उसने बोला कि नहीं, कौन सी परसेप्टिव रियलिटी मेरे फायदेमंद है उसमें चले जाओ, छल करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोलना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राम की फिलोसफी क्या है? सत्य ही बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं। कृष्ण बोल रहा है कई बार बोलना पड़ता है धर्म के लिए। दोनों की फिलोसफीज डिफरेंट है। राम सूर्य का एम्बॉडीमेंट है, प्योर सूर्य का एम्बॉडीमेंट है। कृष्ण चंद्रमा का एम्बॉडीमेंट है, इसलिए वो स्माइल करता रहता है, बदलता रहता है, बदल लेता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं यार पहले मैं कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल दूंगा। इसीलिए कृष्ण का जो व्यक्तित्व है तुम्हें कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, राम का नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगेन कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज। तो रेट्रो से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो गया है, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो गया है तो उसका प्रभाव भी हमारे पे पड़ेगा, हमारा जीवन भी उससे बंधा हुआ है। यही अजम्पशन था रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करने का, कि हमारा बंधा हुआ है उससे जीवन। अब ये बंधा हुआ है कि नहीं है तो प्रमाण देख लेंगे कि जब मरकरी रेट्रो होता है और उस समय जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनका मरकरी में नॉर्मल गुण मिल रहे हैं या नॉर्मल से हटके गुण मिल रहे हैं? क्योंकि इन जनरल सारे प्लैनेट्स फॉरवर्ड मूव करते हैं, दिस इज नेचुरल नेचर ऑफ प्लैनेट्स। बट जब हम देखते हैं कि यार नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, रेट्रो जा रहा है, अब वहां पे रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलेंगे। आप नॉर्मल प्लैनेट्स की जो ऊर्जा है उसमें नहीं मान सकते। यहाँ तक हमारा मेन चीज क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल। वो तो खत्म हो गया क्योंकि रिलेटिव मोशन यही एस्ट्रोनॉमिकल है। एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हम डिफरेंट हो जाएंगी। एस्ट्रोनॉमिकली चीजें बहुत डिफरेंट होती है और एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ये पॉइंट क्लियर है?